हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग 3 टाइप का ड्यू डेट पढ़े थे। एक 31 जुलाई, दूसरा 30 सितंबर और तीसरा 30 नवंबर। हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसको किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। ठीक उसी तरीके से रिटर्न ऑफ लॉस भी फाइल करना कंपलसरी है। रिटर्न ऑफ लॉस तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है और रिटर्न ऑफ लॉस is also required to be filed on or before the due date specified under section 139 subsection 1। सही है। लॉस का रिटर्न भी जो है ना, वो ड्यू डेट के पहले ही फाइल करना पड़ेगा। और ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर, फुल स्टॉप। अगर हम रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल करेंगे ना, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा मालूम है? हम लोग 3 टाइप का लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे इफ़ return of loss is not filed on or before the due date, then the following loss cannot be कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? करंट ईयर में लॉस है तो इसका सेट ऑफ हम लोग अगले साल करेंगे, तो अगले साल वो टाइप का लॉस, उस लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कौन कौन सा लॉस? 3 लॉस के बारे में बात की है। सबसे पहला लॉस फ्रॉम द activity of owning and maintaining resource। सही है। दूसरा लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? 2 लॉस, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सिर्फ यही 2 लॉस के बारे में बात किया जा रहा है। और तीसरा, हम लोग जब इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़े थे तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़े थे, तो वहाँ पे 2 चीज़ के बारे में हम लोग सुने, मतलब 2 नाम सुने थे वहाँ पे। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस और दूसरा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। याद आ रहा है? तीसरा है अपना बिजनेस लॉस। और ये कौन सा बिजनेस लॉस है? चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो या फिर कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस हो। सही है। ये था रिटर्न ऑफ लॉस। तो हम लोग क्या पढ़े? रिटर्न ऑफ लॉस भी फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर हम रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल करते हैं तो ये 3 लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। ये है बिलेटेड रिटर्न।
अभी हम लोग इसको इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग ना रिकैप कर लेंगे पूरा। तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, ये है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है लेट हो गया है, और लेट होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड रिटर्न में कुछ ऐसा ही है, रूल है कि अगर हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न ऑफ इनकम अपना फाइल नहीं करते हैं तो हम लोग को ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। उसको बोलते हैं हम लोग बिलेटेड रिटर्न। तो ये बिलेटेड रिटर्न है। अगर हम लोग देखो, नॉर्मली होता क्या है, अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करते हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि रिमाइंडर भेजता है, विया मेल भेजता है या फिर मैसेज भेजता है। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अगर आप लोग अपना रिटर्न नहीं फाइल किए हैं ना, तो ये रिटर्न फाइल कर दो। इसको बोलते हैं ना हम लोग नोटिस बोलते हैं, अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। तो बिलेटेड रिटर्न है, इफ़ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल किए हैं ड्यू डेट के अंदर, या फिर और विद इन द टाइम अलाउड अंडर नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। ठीक है, ड्यू डेट अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना कुछ दिन का और टाइम देता है। बोलता है अगर आप लोग ड्यू डेट के अंदर में अपना रिटर्न नहीं फाइल किए हो तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी टाइम वो लोग बोलेगा उसके अंदर में अपना रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है, तो हम ड्यू डेट में भी अपना रिटर्न नहीं फाइल किए, और नोटिस आने के बाद भी जो टाइम मिला उसमें भी हम लोग अपना रिटर्न नहीं फाइल किए हैं। देन इन सच केस बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ना ड्यू डेट टाइम लिमिट होता है। कब तक, एट एनी टाइम, कभी भी, बिफोर बीच में और होगा। सबसे पहला है बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और द डेट ऑफ completion of assessment, दोनों में से which ever is, ये है अपना रूल। आई होप ये समझ में आया। एक हम छोटा सा ना एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी जो अपना प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20, अप्रैल से लेके मार्च।
और अपना असेसमेंट ईयर है 2020-21। मानते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ROI कितना है 30 सितंबर 2020, ये अपना ड्यू डेट है। यानी कि 2019-20 का रिटर्न ऑफ इनकम कब सबमिट किया जाएगा 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या है अपना 2020-21, इसी के लिए ड्यू डेट क्या हो गया 30 सितंबर 2020। अब मानते हैं सपोज़ कि अच्छा एक चीज़ और, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कब है 1 फरवरी 2021। असेसमेंट का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो ये रिटर्न को कोई ना कोई तो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। कौन करता है वो, उसको हम लोग असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब हर एक असेसिंग ऑफिसर एरिया और वार्ड के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा एरिया और वार्ड में जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा तो मेरा रिटर्न उस पर्टिकुलर असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा। मान लो सपोज़ आज के डेट में 30 सितंबर के दिन हम रिटर्न फाइल कर दिए, इसके बाद कभी भी असेसमेंट कर सकता है, जब असेसिंग ऑफिसर का मर्ज़ी तब से वो असेसमेंट चालू कर देगा, और उसका मर्ज़ी वो कभी भी कंप्लीट कर सकता है। तो बस एग्जांपल के पर्पस के लिए हम माने हैं कि अपना डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या है 1 फरवरी 2021 है। सही है, तो लिखना सर। मान लेते हैं अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं, इफ़ रिटर्न ऑफ इनकम इज़ नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और ड्यू डेट क्या है 30 सितंबर 2020, देन obligated return can be filed after 30 सितंबर 2020। समझ आया सर। अगर हम 30 सितंबर के पहले अपना रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो हमको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा, वो भी कब 30 सितंबर के बाद। समझ में आया। और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट क्या है, तो बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 30 सितंबर के बाद तो हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन कब तक फाइल किया जा सकता है, सो बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन, क्या पढ़े थे हम लोग, ये रहा एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर 2020-21 है, तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या होगा 31 मार्च 2021। और क्या पढ़े थे, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, एग्जाम्पल के हिसाब से असेसमेंट कब कंप्लीट हो रहा है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 1 फरवरी 2021। दोनों में से कौन सा डेट लिया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना है कब, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 1 फरवरी 2021। आई होप ये समझ में आया सभी को। नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो असेसमेंट कंप्लीट कब होगा मेरे को भी नहीं पता, ये टोटली डिपेंड करेगा जब असेसिंग ऑफिसर को मन किया असेसमेंट चालू करने का, उसके बाद ही वो ख़त्म कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि असेसमेंट हो ही ना किसी भी रिटर्न का, ठीक है। तो ये है अपना रूल। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। ठीक,
ये जो बिलेटेड रिटर्न है ना, बिलेटेड रिटर्न हो गया एक टाइप का लेट रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल करना। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ देगा? बताओ सर, ड्यू डेट बताया है गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट का ड्यू डेट के हिसाब से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न फाइल अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अगला टॉपिक है अपना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ लेट फाइलिंग, सही लग रहा है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर हम अपना रिटर्न ऑफ इनकम को लेट से फाइल करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? बड़ा भयानक कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला तो फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ लेट फ़ी लगेगा, पेनल्टी लगेगा, बहुत सारा चीज़ लगेगा, और बहुत सारा चीज़ का हम लोग डिडक्शन क्लेम नहीं भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। तो इफ़ रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ध्यान देना सर, हम 139 सबसेक्शन 1 लिखे हैं, यानी कि 31 जुलाई, 30 सितंबर और दूसरा 30 नवंबर, ठीक है। अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए हैं हम ड्यू डेट के बाद, तो क्या होगा? देन फॉलोइंग are the consequences क्या है? सबसे पहला हम लोग सेक्शन 234A पढ़े हैं, इंटरेस्ट। क्या पढ़े हैं हम लोग वहाँ पे? कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल किया या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, ये पढ़े हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? The SSC is liable for interest at the rate of 1% per month under section 234A। सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा भैया, लेट फी भी लगेगा। सेक्शन 234F में लेट फी अंडर सेक्शन 234F इज ऑल्सो लेवाइड। लेट फी कितना है? लेट फी है 1,000 रुपये भी है, 5,000 भी है, 10,000 भी है, वो डिपेंड करेगा इनकम पे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इफ़ total income does not exceed rupees 5 lakh। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो लेट फ़ी कितना हो गया? लेट फ़ी हो गया 1,000 रुपया। दूसरा है, अगर रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फाइल्ड after due date but before 31st December of assessment year, अगर ऐसा सिचुएशन राइज हुआ तो 5,000 रुपया का लेट फी, नहीं तो 10,000 रुपया। इफ़ रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फाइल्ड आफ्टर 31st December ऑफ असेसमेंट ईयर, तो लेट फ़ी कितना हो जाएगा? सीधा 10,000 रुपया हो जाएगा। सही है। तीसरा
no deduction can be claimed under section 10A, 10B, 80 IA, 80 IB, 80 IC, 80 ID, 80 IE, 80 IAB, 80 IAC, 80 IBA, 80 JJA, 80 JJAA, 80 LA, 80 P, 80 PA, 80 QQB and 80 RR। समझ आया सर? अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के पहले नहीं फाइल करते हैं तो हम लोग डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। कौन सा डिडक्शन? ये है 10A, 10B, 80 IA, 80 IB, 80 IC, 80 ID, 80 IE, 80 IAB, IAC, IBA, JJA, JJAA, LA, P, PA, QQR, QQB, QQB क्यों लिखा है? RRB, हाँ RRB, सही है। नेक्स्ट, इफ रिटर्न ऑफ लॉस if return of loss is filed after the due date, then अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करेंगे तो 3 लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, याद है ना? अभी हम लोग पढ़े थे। देन बिजनेस लॉस, loss under the head capital gain and loss from the activity of owning and maintaining race horse cannot be कैरी फॉरवर्ड। सही है? आई होप ये समझ में आया सभी को। हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं छोटा सा, ठीक है? ओके, तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, देखना इसको ध्यान से सभी को। Mr. X fails to file his return of income for the assessment year 2014-15 on or before the due date, and also in pursuant to a notice under section 142 subsection 1। मिस्टर एक्स क्या किया? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने में फेल हो गया। कौन से ईयर का? असेसमेंट ईयर 2014-15 का, ठीक है, ड्यू डेट के पहले। उसको नोटिस भी इशू हुआ था और उसके बाद भी वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया। तो कहानी कुछ ये बनता है इसके आगे। जो असेसिंग ऑफिसर है ना, द असेसिंग ऑफिसर, वो क्या करता है? द असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। द असेसिंग ऑफिसर considers
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नहीं, द असेसिंग ऑफिसर मेक सही लग रहा है, मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑन 11th February 2016। सही है। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट करता है, असेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है, जो एसएससी है ना वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने में फेल हो गया, तो असेसिंग ऑफिसर क्या किया, उसको जो अच्छा लगा ना उसका वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। कौन से डेट को, 11th February 2016 को, फुल स्टॉप। असेसमेंट कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा असेसिंग ऑफिसर। लेकिन बट बिफोर द असेसमेंट ऑर्डर is passed, but before the assessment order is passed, served on 23 February 2016, the SSC file his return of income on 15 February 2016। समझ आ गया सिचुएशन क्या है। मिस्टर एक्स अपना रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 14-15 का फाइल नहीं किया ड्यू डेट के पहले, नोटिस देने के बाद भी वो फाइल नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर क्या किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया 11 फरवरी 2016 को। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर होगा ये, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर सर्व करने के पहले क्या हुआ, एसएससी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, तो वो भी 15 फरवरी 2016 को। तो एक चीज़ जानना है, ये जो रिटर्न फाइल किया है ना वो वैलिड नहीं है। द रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी शैल बी इनवैलिड। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया गया है कब, असेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। असेसमेंट कंप्लीट कब हुआ, 11 फरवरी को, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास करने के पहले, तो वो रिटर्न क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो क्रक्स क्या है इसका, इसका क्रक्स है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर completion of assessment, but before serving the assessment order, then such return shall be invalid। आई होप ये समझ में आ गया। ये जो केस लॉ है ना, ये केस लॉ है धनीराम पाल वर्सेस सीआईटी, या फिर भास्करन वर्सेस सीआईटी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आईटीओ का ये केस है। समझ में आ गया।
लेकिन सपोज करते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल किया एसएससी 15 फरवरी को नहीं 11 फरवरी के पहले फाइल किया होता तो ये वैलिड हो जाता। तो नोट देके लिख दे रहे नीचे में, इफ़ द above return is filed before 11 February 2016 instead of 15 February 2016, then such return would have been a valid return। ये एक वैलिड रिटर्न होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको क्या मानते, यानी कि हम लोग इसको एक बिलेटेड सच रिटर्न वुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ वैलिड रिटर्न, यानी कि उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न मानते। ये केस लॉ रामविलास केदारनाथ वर्सेस आईटीओ का केस लॉ है। आई होप ये समझ में आया। सो 139 सबसेक्शन 1 हो गया, 139 सबसेक्शन 3 हो गया, 139 सबसेक्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ये होता है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, एक बार हम रिटर्न ऑफ इनकम अपना फाइल कर दिए ड्यू डेट के पहले, रिटर्न फाइल कर देने के बाद हमको मालूम चला कि उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है या फिर कुछ मिस्टेक है जो एसएससी की तरफ से हुआ है, तो एसएससी को रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। समझ आया? रिवाइज रिटर्न क्या होते हैं, अगर एक पर्सन आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और 139 सबसेक्शन 4, 139(4) क्या था, बिलेटेड रिटर्न जो अभी हम लोग पढ़े। 139 सबसेक्शन 1 क्या था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है ड्यू डेट के पहले, या फिर वो बिलेटेड रिटर्न ही क्यों ना फाइल किया हो, डिस्कवर्स एनी omission or wrong statement, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद उसको पता चलता है कि कुछ छूट गया है या फिर कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया गया है, देन ही में furnish a revised return at any time before the end of the assessment year or date of completion of assessment, दोनों में से whichever is सही है। एक बार रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया गया और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद अगर एसएससी को लगता है कि उसमें कुछ ओमिशन है, छूट गया है या फिर कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। कब? असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के पहले या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर।
ये असेसमेंट ईयर 2017-18 से ये रूल आया है कि बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है, यानी कि अप टू असेसमेंट ईयर 2016-17, यानी कि अप टू 31 मार्च 2016 तक बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं होता था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2016 के बाद से नया रूल आया है कि बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। ठीक, आई होप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं हम। कुछ केस लॉज है जिनको याद रखना होगा, मतलब जिनको जानना होगा, और क्या, इंटर वालों के लिए। फाइनल वालों को तो याद रखना होगा। केस लॉज क्या है? सबसे पहला, इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जा रहा है नोइंग इट टू बी फॉल्स, यानी कि पहली बार जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और मेरे को पता है कि वो गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट पहले से ही दे दिया जा रहा है, देन सच रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। तो हम लोग उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। देयर मस्ट बी क्या? ओमिशन या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है? मेरे को पता होता है पहले से। रॉन्ग स्टेटमेंट होता है मेरे को पता नहीं होता है पहले से। ये CIT वर्सेस राधे श्याम जी का केस लॉ है। ऑल्टरनेटिवली CIT वर्सेस सुब्रमण्यम शेट्टियार। सेम जजमेंट ये दोनों केस लॉज में सुनाया गया था। समझ आया? लास्ट है, इफ ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट is discovered by the income tax department after inquiry। हम जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए उसमें ओमिशन था, गलत स्टेटमेंट था और मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और वो ओमिशन या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट किसको मिला? डिपार्टमेंट को मिल गया, मतलब AO को मिला इंक्वायरी असेसमेंट करने के दौरान, और वो मेरे को बुलाया भी था इंक्वायरी के लिए। उसके बाद जो है वो डिस्कवर हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड द रिटर्न वाज टोल्ड, रिटर्न was to be revised आफ्टर सच इंक्वायरी। उस इंक्वायरी के बाद रिटर्न को रिवाइज करने के लिए बोला गया है। जाहिर सा बात है डिपार्टमेंट बोलेगा, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिवाइज रिटर्न। सही है? ये है CIT वर्सेस
ग्रे कास्ट फाउंड्री। आई होप ये समझ में आया सभी कोई को। हाल ही में 2018 में ना एक जजमेंट आया है, बताते हैं वो कैसा जजमेंट है। जजमेंट ये है revised return can be filed after issuance of notice under section 143 subsection 2। ये 143 subsection 2 क्या है मालूम है? स्क्रूटनी असेसमेंट है। स्क्रूटनी असेसमेंट दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट। ये हाल ही में केस लॉ है। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए ना 6 महीने के अंदर में नोटिस देना पड़ता है जब से रिटर्न सबमिट किया गया है। और स्क्रूटनी होता है ना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना। तो रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट। ये है महेश हिंदुजा वर्सेस ITO का केस जो कि 2018 में आया था। ये अपना रिवाइज रिटर्न कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के बारे में जो है डिफेक्टिव रिटर्न। वन 139 सबसेक्शन 9 ये है अपना डिफेक्टिव रिटर्न। सर ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? डिफेक्टिव रिटर्न होता है एसएससी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया। फाइल कर देने के बाद जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट शुरू करता है ना तो उसको ना रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ डिफेक्ट नज़र आता है। तो उस डिफेक्ट के बारे में असेसिंग ऑफिसर एसएससी को बताएगा और बोलेगा कि है एसएससी तुम इस डिफेक्ट को 15 डेज़ के अंदर में रेक्टिफाई करवा दो। अगर 15 दिन के अंदर में डिफेक्ट रेक्टिफाई हो गया तो अच्छी बात है, वरना एसएससी क्या करेगा एप्लीकेशन लिख के देगा असेसिंग ऑफिसर को कि 15 दिन का टाइम उसके लिए बहुत कम है। ठीक है, और अगर असेसिंग ऑफिसर को मन करेगा तो वो 15 दिन से टाइम को ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है। ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा? असेसिंग ऑफिसर पे कि उसको टाइम बढ़ाना है कि नहीं है। ठीक है, ओके लिखते हैं वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय द एसएससी is filed by the ASSE होगा, मिस्टेक हो गई, filed by the SSC and during the course of assessment the assessing officer discovers any
डिफेक्ट, एक डिफेक्ट, एक काम करते हैं, थोड़ा ना हम इसको चेंज करेंगे. Where the return of income is filed by the assessee and during the course of assessment the assessing officer consider करते हैं, considers that the return of income is defective. ठीक है ना. रिटर्न ऑफ इनकम एसएससी फाइल कर दिया और असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को लगा कि रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, यानी कि जो इनकम फर्निश किया है ना एसएससी उसमें कुछ डिफेक्ट है. देन द असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, बताएगा, इंटीमेट सच डिफेक्ट टू द एसएससी. असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एसएससी को उस डिफेक्ट के बारे में बताएगा एंड विल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स विदिन 15 days. समझ में आ गया. अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि रिटर्न ऑफ इनकम जो एसएससी फाइल किया है वो डिफेक्टिव है तो उस डिफेक्ट के बारे में एसएससी को इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा, ठीक है ना, और उसको मौका देगा कि एसएससी उस डिफेक्ट्स को 15 दिन के अंदर में रेक्टिफाई कर दे. स्टॉप. However, the time limit to rectify the defects may be extended beyond 15 days. इसका मतलब क्या होता है, अगर एसएससी को लगता है कि 15 दिन में वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता है तो वो जो टाइम लिमिट है ना उसको 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग टू द असेसिंग ऑफिसर. और एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी को एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को. टाइम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर में डिपेंड करता है. ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी एप्लीकेशन दिया और असेसिंग ऑफिसर नहीं माना तो उस केस में एसएससी को 15 दिन के अंदर में ही डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके देना पड़ेगा. सही है. नेक्स्ट, इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विदिन 15 डेज, अगर डिफेक्ट को 15 दिन में रेक्टिफाई नहीं किया जाता है और सच एक्सटेंडेड पीरियड, और अगर टाइम को बढ़ाया गया है तो उस बढ़ा हुआ टाइम में भी डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया गया है, देन द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि जो भी रिटर्न सबमिट किया गया है ना वो इनवैलिड है. ठीक है ना.
उसके बाद इट विल बी कंसिडर्ड दैट द एसएससी हैज़ failed to submit his return of income। क्या माना जाएगा कि एसएससी जो है ना वो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने में फेल हो गया है। और हम लोग क्या जानते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फेल करने में एंड इज लायबल टू इंटरेस्ट कॉमा फीस एक्सेट्रा। इंटरेस्ट भी लग जाएगा, फीस भी लग जाएगा। आई होप समझ में आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन के बाद जो जितना टाइम मिला था ना उस टाइम में डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद फर्निश किया। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि असेसिंग ऑफिसर लेट को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। इफ़ द रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फाइल्ड आफ्टर 15 days और such extended period, हो सकता है ना, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया 15 दिन या फिर एक्सटेंडेड पीरियड के बाद, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले, तो क्या होगा, देन द असेसिंग ऑफिसर, एओ लिख रहे हैं, may condone the delay and treat the return as valid। ये जो पावर है ना, ये सेक्शन 119 असेसिंग ऑफिसर को पावर देता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी डिले को माफ़ कर देगा, कॉन्डोन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये है डिफेक्टिव रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, ये था डिफेक्टिव रिटर्न। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कब रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव घोषित कर दिया जाएगा। व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम इज said to be defective।